नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक फॉर साइंस पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का आप लोगों को जो सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग 15 घंटे क्लास है वो रखने वाले हैं। 15 दिन तक आपकी कंटिन्यूअस ये क्लास है वो रहने वाली है। और यहाँ पर जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, इन 15 दिनों में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में आपका जो पीछे के जो एग्जाम थे उनमें आपको क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या नहीं पूछा गया, वो सारी चीजें एक तो डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम लोग जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। पर्टिकुलर जिस टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका टॉपिक वाइज एनालिसिस यहाँ पर रखने वाले हैं, और वो भी इसके क्विक रिवीजन के साथ में। तो साथ में आपको सिलेबस का एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप लोग नीट, आरपीवीटी जैसी एग्जाम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मा और बीपीटी जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो RUHS 2014 से लेके 2021 के बीच में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का डिस्कशन हम यहाँ पर रखने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है फर्स्ट, जैसा कि हम टॉपिक वाइज एनालिसिस की बात कर रहे थे, वो अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड रहेगा, विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र। ये आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए है। पेपर जो है वो बाइलिंगुअल तैयार किया गया है यहाँ पर, तो दोनों ही मीडियम में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका सिलेबस जान लेते हैं कि आपकी जो ये एग्जाम है इसमें क्या क्या सिलेबस है वो पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत आवेश व आवेश के गुणधर्म। सबसे पहले हम आवेश की बात करेंगे, आवेश के गुणधर्मों की यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी चार्ज की होती हैं। इंग्लिश में इसको आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बोल रहे हैं। तो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज का रहने वाला है। और साथ में जो सेकंड जो आपका टॉपिक है वो कूलाम का नियम तथा माध्यम में कूलाम का बल, जहां से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को पर्टिकुलर हेडिंग में भी मैंने मेंशन करने की कोशिश करी है। माध्यम में कूलाम बल के भी काफी बार आपको क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। साथ ही यहाँ पर माध्यम में जब कूलाम बल देखेंगे तो आपको एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन, जिसको हम लोग परमिटिविटी या पारगम्यता या विद्युतशीलता बोल रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस है वो करने वाले हैं। साथ ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, जनरली अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफी बार इसके मात्रक का क्वेश्चन है वो पूछा गया है। पारगम्यता के लिए आपको मात्रक व मान दोनों ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक जो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है आपका, वो बनता है कि आवेशों की साम्य अवस्था ज्ञात करो। तो वहां पर आपको उदासीन बिंदु से रिगार्डिंग जो है वो देखना है। साथ ही आपको फ्लक्स पढ़ना है, और फ्लक्स के साथ में आपको गाउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग से वो पढ़ने हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, गाउस का नियम पढ़ेंगे और उसके अनुप्रयोगों के बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो कंटिन्यूअसली हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज एनालिसिस के साथ ही मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलरली आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो सीक्वेंस में पढ़ने हैं। तो इन्हीं टॉपिक का ये सीक्वेंस भी आपको यही रखना है, इसी सीक्वेंस में हम लोग इनको डिस्कस है वो करेंगे। तो देखिएगा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है बेटे, वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम आवेश में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो देखो, आवेश की जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे उनमें एक आवेश का क्वांटीकरण एक स्टेप होता है, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश के क्वांटीकरण से ये क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहां पर क्वांटीकरण में हम लोग बात करें, एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा
कि जो Q होता है वो प्लस माइनस एन ई होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां पर की जो चार्ज आपको दे रखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी है, एन यहां पर पर्टिकुलरली होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई जो होता है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जैसे दो साइन भी आपको दे रखे हैं साथ में, एक पॉजिटिव साइन आ रहा है, एक बार नेगेटिव साइन आ रहा है। तो देखो पॉजिटिव का जो मीनिंग होता है, पॉजिटिव चार्ज किसी भी वस्तु पर या ऑब्जेक्ट पर कब आता है कि जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करती है तो वहां पर आवेश जो आता है वो धनावेश आता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर पर्टिकुलरली नेगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव तो हम कब लिखेंगे कि जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और जब कोई वस्तु पर 1 कूलम आवेश आता है तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो ऑप्शन आपको वहां पर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है, दूसरे में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। तो यहां पर देखो चार्ज के लिए आपको ये डेटा है वो पुट कर देने हैं और इसको सोल्व कर लेना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। फॉर्मूला आ गया था आपके पास Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां पर Q आपको 1 कूलम गिवन है और आपको N कैलकुलेट करना है, E को इधर लेके आओगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। उसका डेटा जो होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश वो आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और जैसे ही आप इनको डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, आप 1 में डिवाइड करेंगे 1.6 को और 10 की पावर माइनस 19 को। 10 की पावर माइनस 19 जो है वो माइनस की है, ऊपर चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब 10 की पावर 19 में आपको 1.6 को डिवाइड करना है। यहां पर आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 10 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हैं। पढ़ा होगा आपने कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हैं। और ये 18 हो गया, आप इसको 1.6 से डिवाइड करेंगे, मींस 10 को आपको 1.6 से डिवाइड करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर 10 को 1.6 से डिवाइड करते हैं तो ये 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो कितने आ गए आपके पास, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को चेंज करता है, इसी क्वेश्चन को चेंज करता है तो वो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को दे सकता है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं वो 1 कूलम की जगह आपको 100 कूलम चार्ज लिख दिया, 100 कूलम आवेश में, 100 कूलम यूनिट लिखी हुई है साथ में। तो 100 कूलम आवेश में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है कि जैसे 1 कूलम के लिए आपने चेक किया है, 1 कूलम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी अन्य आवेश में पूछे, 100 में पूछ लिया तो इस नंबर को आपको 100 से गुणा कर देना है, मतलब 100 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगी। कोई भी वैल्यू देता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर अलग करें क्वेश्चन को और भी, तो ये दे दिया आपको कि 1/6 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करो, तो आपको n की जगह 1/6 पुट करना है और आपको 6.25 से मल्टीप्लाई कर देना है, और यही इसका आंसर हो जाएगा कि n की वैल्यू यहां पर अगर n लेके चले तो कोई भी आपको आवेश यहां पर देके इस टाइप का क्वेश्चन सब वो पूछा जा सकता है। तो ये आपको देख लेना है कि आपको आवेश की जो वैल्यू है उसको 6.25 से मल्टीप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट चलिएगा, आवेश व आवेश के गुणधर्म। तो देखो चार्ज की हम लोग अगर बात करें तो चार्ज आप पर्टिकुलरली पढ़ के आए हो कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको बेसिकली जो याद रखना है
वो यही रखना है कि चार्ज एक तो दो टाइप का होता है, पीछे वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि आवेश एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जब आएगा इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि वहां पर हो रही है। यहां पर द्रव्यमान की और आकार की भी बात करी थी, मास एंड साइज दोनों ही इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, और यहां पर मास और साइज दोनों ही डिक्रीज होंगे। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की कमी प्रोटॉन की तुलना में, उस केस में हम बोल सकते हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है आवेश की प्रॉपर्टीज का। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो बेटे लेते रहा करो बीच बीच में। तो पहला टाइप आपने देख लिया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो आवेश जैसे एक तो योज्यता की प्रॉपर्टी दर्शाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मीनिंग है बेटा कि जैसे आपको अगर किसी सिस्टम में मोर देन 1 चार्ज दे रखा हो, जैसे ये 3 कूलम है, ये माइनस का 2 कूलम है, ये प्लस का 5 कूलम है, और आपको पूछ लिया कि इस सिस्टम का टोटल आवेश क्या होगा, तो इस केस में जो भी आवेश आपको दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 3, 2 और 5 आपको कूलम में दे रखा है, तो आपको इनको विद साइन ऐड कर देना है। 3 वाला 3 आ जाएगा, 3 कूलम माइनस 2 कूलम प्लस 5 कूलम। तो टोटल जो सिस्टम का जो नेट चार्ज आ रहा है यहां पर वो कितना आ रहा है, सॉरी 3 और 5 8, माइनस का 2 होगा तो 2 कम करेंगे तो 6 कूलम आएगा। तो यहां पर प्लस का 6 कूलम जो है वो नेट चार्ज आपके पास आ जाएगा। अगर सिस्टम का टोटल चार्ज पूछा जाए तो 3 में से 2 माइनस करेंगे और प्लस 5 वहां पर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। पहली प्रॉपर्टी हो गई आपके पास आवेश की योज्यता। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो आवेश एक क्वांटीकरण दर्शाता है, जिसकी भी अभी हम लोग बात करके आए थे, आवेश का क्वांटीकरण। ये आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकरण में हमने पढ़ा है कि क्वांटीकरण का मीन होता है कि या तो आवेश जो दिया जा सकता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के मल्टीपल की फॉर्म में दिया जा सकता है या फिर लिया जा सकता है। कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन के आवेश के मल्टीपल की फॉर्म में ही या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है या फिर ले सकती है। ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ये होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इसको हम बोलते हैं आवेश का क्वांटा। क्वांटा जो भी होता है, मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू जो होती है उसको क्वांटा बोला जाता है, आवेश का क्वांटा। तो आवेश का क्वांटा अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ऐसे ही द्रव्यमान का अगर आपको क्वांटा पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी वहां पर एक क्वांटा है वो हो जाएगा। तो ये क्वांटा आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है आपके पास कि आवेश एक अदिश राशि है कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, स्केलर क्वांटिटी यहां पर हो जाएगी। चौथी प्रॉपर्टी की आप लोग बात करें तो यहां पर इसकी जो इकाई की बात करेंगे हम, तो इकाई या तो इसकी कूलम होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला A1 T1 होता है, बताया है पीछे। Q = IT से हम चेक कर सकते हैं। I जो है करंट होता है और T टाइम होता है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, वहां से T को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आवेश बराबर धारा इंटू समय। तो यहाँ पर ये एम्पियर में मेजर किया जाता है और ये सेकंड्स में मेजर किया जाता है। तो इसकी जो दूसरी यूनिट हो जाएगी वो कूलम इंटू सेकंड्स भी हो जाएगी। तो कूलम इंटू सेकंड भी इसकी यूनिट है वो होती है। नेक्स्ट इसकी और प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आवेश जो है वो स्थानांतरिय राशि, ट्रांसफरेबल है, स्थानांतरिय। अब ट्रांसफरेबल का मीन क्या होता है कि बेटा जैसे किसी वस्तु को अगर आवेश का ट्रांसफर करना हो, जैसे फ्रिक्शन में आप लोग पढ़ेंगे, और स्थानांतरण इसका जो होगा वो कम कार्यफलन वाली वस्तु से, कम कार्यफलन वाली वस्तु से, जब ड्यूअल नेचर आप पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा बेटा कार्यफलन क्या होता है। कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की ओर यहां पर इसका ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है।
तो कम कार्यफलन वाली वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, सॉरी धनावेशित हो जाएगी, और अधिक कार्यफलन वाली वस्तु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा नीट के लेवल तक का जा रहा है, तो ये आप अगर नहीं भी ध्यान रखते हो तो भी ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी आवेश जो है एक संरक्षित राशि है। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर, और ट्रांसफर भी जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। नेक्स्ट एक होती है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस बेटा इसको बोल रहे हैं कि आवेश गति से स्वतंत्र होता है, आवेश पर गति का प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश गति से स्वतंत्र होता है, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु गतिशील हो या फिर रेस्ट में हो, या तो वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, गतिशील हो या फिर विराम में हो, दोनों ही केस में उसका आवेश उतना ही रहेगा, गति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये गति से स्वतंत्र होगा। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हमने देख ली आवेश की। लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि आवेश का जो मापन करते हैं, आवेश का मापन ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से किया जाता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और इससे जनरली हम इसकी सिर्फ प्रकृति का निर्धारण कर पाते हैं, वैल्यूज वगैरह नहीं बता पाते। और ये जो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है ये आवेशों के प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर काम करती है। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, और ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, और ये प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो है वो प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ रखा है कि अगर प्रकृति समान होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करता है, ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव को भी प्रतिकर्षित है वो करेगा। तो यहाँ पर आप समान प्रकृति के आवेशों के बीच जो है प्रतिकर्षण होता है, इस बात पे ये डिपेंड कर रही है। साथ में आपने आवेशन की कुछ विधियां भी पढ़ी थी। आवेशन की विधियां, और ये जो मेथड्स थे आपने 3 टाइप के मेथड डीपली पढ़े थे। पहला था आपका फ्रिक्शन, सेकंड जो था आपका ये वाया घर्षण हो गया, एक चालन होता है, एक संवहन होता है। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, कंडक्शन होता है, एक इंडक्शन होता है, सॉरी प्रेरण बोलते हैं हिंदी में, इंडक्शन। ये प्रेरण एक ऐसी विधि है जिसमें हम आवेश जो है वो बिना वस्तु को टच किए भी कर सकते हैं, बिना भौतिक संपर्क के संभव होता है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बिना फिजिकल कांटेक्ट के, बिना टच किए किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। इसका मतलब ये तो कोई जादू होगा। तो इंडक्शन आप पीछे वाले वीडियो से जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। इन दोनों में वस्तुओं के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है। कम कार्यफलन वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन अधिक कार्यफलन वाली की तरफ जाएगी, और यहां पर चालन में जब दो वस्तुओं को किसी तार से जब जोड़ दिया जाएगा तो जब तक दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हो जाए, मतलब ये हायर वी टू लोअर आवेश का स्थानांतरण होता है, लोअर वोल्टेज। तो और कब तक चलता है ये? समान विभव होने तक ये प्रोसीजर है वो चलेगा। तो ये तीनों हमने देख लिए थे, हल्का सा आप इन पे नजर डाल लेना, हो सकता है इन केस आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सके। बाकी अभी तक जो आवेश से जो रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। नेक्स्ट
जो क्वेश्चन है आपके सामने बीएससी नर्सिंग 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, और पूछा गया है कि यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप लोग बता सकते हैं इजीली। पहले इसका जो कंसेप्ट है वो देख लो। तो देखो, अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कूलाम का नियम और माध्यम में बल, दोनों ही चीजें देखेंगे। तो कूलाम ने ये बताया था कि दो स्थिर व बिंदुवत चार्ज, जैसे मान लो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, पहली कंडीशन इसकी थी स्थिर व बिंदुवत आवेश। स्थिर और बिंदुवत आवेश अगर होंगे, परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, एक का मान मैंने मान लिया q1, दूसरे का मान लिया q2। अगर q1 और q2 परस्पर r दूरी पर हैं तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव दे रहा है तो प्रतिकर्षण लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है तो वहां पर आकर्षण हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव दे रखा है तो वहां पर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इसने बताया कि ये लगने वाला जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2, कि अगर दोनों ही चार्ज स्ट्रॉन्ग होंगे, पावरफुल होंगे, तो लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से F जो आपका आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर जो K है इसका जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हैं, और इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपके पास जो बल है वो बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और तीसरा, अगर K का डेटा आप लोग याद करो, कर लेना याद, K का जो डेटा होता है, K को यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। चलो K को अलग से देख लेते हैं बेटा। K जो है का जो डेटा, एक तो मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये 9 × 10⁹। इसकी यूनिट की बात करें तो देखो फॉर्मूले में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, इक्वल टू F था, तो यहां से K इक्वल टू F × R स्क्वायर हो जाएगा अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, 2 बार आ रहा है तो मीटर स्क्वायर, चार्ज भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो कूलाम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो आपके सामने न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की जब आपको पूछेगा तो इसी यूनिट को जब हम उल्टा करके लिख देंगे, क्योंकि वहां पर 4 और पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, तो वो आप डायरेक्ट यहां से चेक कर पाएंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना के चेक कर लेते हैं। न्यूटन का आपको जनरली याद रखना होता है m1 L1 T-2, याद भी नहीं करो तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण करके चेक कर लेना। इसका आपके पास L2 है और इसका आपके पास A1 T1 था, लेकिन स्क्वायर है तो A2 T2 हो जाएगा। यहां से जब आप चेक करेंगे m1 बचेगा, L3 हो जाएगा, A-2 हो जाएगा, T-4 हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने बन रहा है वो आ रहा है m1 L3 T-4 A-1। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, सिस्टमेटिक आपको फॉर्मूला देखना है और उस फॉर्मूले से हम लोग इसको चेक करके बता सकते हैं। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आपको एप्सिलॉन नॉट का पूछा जाएगा तो आपको अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो एप्सिलॉन नॉट को यहां ले आओ, 4 पाई K की वैल्यू वहां पर ये पुट कर दो, तो आप एप्सिलॉन नॉट के लिए भी वो कर पाएंगे। एक आपको जो सेकंड है वो है माध्यम में बल। कूलाम का नियम आपने देख लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K को बोल रहे थे। माध्यम में अगर बल की बात करेंगे तो जो एप्सिलॉन नॉट है वो एप्सिलॉन R से गुणा हो जाएगा, कि ये जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होता है। अभी क्वेश्चन के बाद में हम डिस्कस कर लेंगे इनके बारे में, क्या होते हैं इनकी वैल्यूज भी आपको याद करनी है, लेकिन आपको एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फोर्स इन मीडियम की अगर हम बात करें
तो वो 1/4πε0 एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपका फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां से भी आप इसको एप्सिलॉन r की वैल्यू चेक कर पुट करके भी आप चेक कर पाएंगे। तो ये कूलाम के नियम का जब माध्यम में पूछा जाता है रिजल्ट, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। और वो क्वेश्चन आपका ये दे रखा है कि अगर आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, करो भाई क्या फर्क पड़ता है, आधा करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो, कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और नया वाला बल पूछा है आपको कि जो दूरी है वो आधी कर रहा है, मतलब जो F डैश है उसमें दूरी जो आएगी वो आधी होके आएगी, कि पहले वाली का आधा कर दिया, उसका स्क्वायर करेंगे, और ये जो डिवाइड में 4 आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो F डैश जो है वो आपके पास आ जाएगा 4 टाइम ऑफ F। यहां से आप लोग इसको बता पाएंगे कि F डैश इक्वल टू 4F। इट मीन्स जो दूरी को आधा कर दिया तो बल जो है वो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। ऐसे ही आपको बेटा जो क्वेश्चन पूछता है इसमें सिमिलरली क्वेश्चन, जैसे दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो बल 1/4 हो जाएगा, दूरी को 4 गुना कर दिया जाए तो बल 1/16 गुना हो जाएगा। तो वो इसी का खेल है, यहाँ पर आपको क्या पुट करना है। सिमिलर क्वेश्चन अगर आपको बनाना चाहे तो ये दे सकता है कि वो दूरी की बजाय आवेश जो है, आवेशों के मान का यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे सकता है कि आवेश के मान को हम किस टाइप से चेंज कर रहे हैं। तो वहां पर अगर आवेश को, किसी भी एक आवेश को 2 गुना कर दिया जाए तो बल 2 गुना हो जाएगा। दोनों आवेशों को 2 गुना कर रहा है तो 2 गुना 2 दोनों के साथ आएगा, तो वहां पर 4 गुना हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको कूलाम के नियम से जो है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग कि 4 आवेश 2, -5, 2 और -5 एक वर्ग के 4 कोनों पर रखे हैं। वर्ग की एक भुजा अगर 10 सेंटीमीटर हो तो इन आवेशों के द्वारा केंद्र पर रखे आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि कुछ 4 आवेश आपको दे रखे हैं और सेंटर वाले पे नेट फोर्स पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक जैसे वर्ग आपको दे रखा है, वर्ग की भुजा क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, और इसके कोणों पे जो आवेश पुट कर रहा है क्रमशः है, एक पे 2, -5, 2 और फिर -5। तो इस केस में क्या करना है बेटा, ये 2 पुट कर दिया हमने, ये -5 पुट कर दिया, फिर ये 2 पुट कर दिया और ये -5। 2 और 2 तो प्लस वाले हैं और 5 है वो माइनस का यहाँ पर दे रखा है। इस केस में क्या होगा कि भुजा आपको दे रखी है, केंद्र पर रखा हुआ कोई आवेश है, अब वो चाहे आवेश कुछ भी हो, केंद्र पर यहाँ पर किसी आवेश को रखा है। अब देखो अगर मान लो हम यहाँ पर पॉजिटिव आवेश को रखते हैं, यहाँ पर एक 1 कूलम दिया है बेटा, हिंदी वाले में करेक्शन कर लेना, 1 कूलम प्लेस्ड एट सेंटर, 1 कूलम आवेश केंद्र पे रखा हुआ है प्लस का 1 कूलम। तो देखना आपको ये है कि इस पे क्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि ये 2 कूलम इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला 2 भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। जितना ये डिस्टेंस पे है उतना ही ये डिस्टेंस पे एक दूसरे को कैंसिल आउट यहाँ पर कर देंगे। -5 वाला जितना इसको आकर्षित करेगा, ये वाला -5 भी उसको उतना ही आकर्षित करेगा, मीन्स ये वाले भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो F नेट आपके पास निकल कर आएगा, F नेट वो आपके पास 0 आ जाएगा, कि जो केंद्र पर नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से आप F नेट, इसी क्वेश्चन को अगर चेंज करें तो अगर यहां पर आपको कोई और अलग आवेश रख देता जिसकी वैल्यू आपको कुछ भी दे सकता है, तो उस केस में हम क्या करते कि यहां पर उस वैल्यू को पुट करते, लेकिन एक दूसरे से कैंसिल होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र पर चाहे 1 कूलम रखे या फिर 2 कूलम रखे, उस चीज का हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केंद्र पर रखे हुए आवेश पर ये निर्भर नहीं करेगा।
ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए या इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए बेटा आपको सबसे पहले एक चीज देख लेनी है कि एक चीज समझ लो कि अगर आपको दिया जाए कोई भी सममित बहुभुज, किसी भी सममित बहुभुज के केंद्र पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें। रखे आवेश पर लगने वाला बल अगर आपको पूछा जाता है, अब वो बहुभुज सममित होना चाहिए, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे तीन भुजाओं वाला हो, चाहे RUHS की तरह चार भुजाओं वाला हो, या फिर पांच भुजाओं वाला हो, पंचभुज हो सकता है, समषटभुज हो सकता है, पंचभुज, समषटभुज और घन हो सकता है। चतुर्भुज नहीं, देखिए बेटा यहाँ पर वर्ग बोलेगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चतुर्भुज नहीं आएगा, सॉरी, वर्ग आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। स्क्वायर, अगर इनके केंद्र पर आवेश को पुट किया जाता है, घन का क्वेश्चन भी अभी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ आवेश एक घन के चारों आठों कोनों पे रखे हैं, घन में 8 कोने होते हैं, इन पे जब आपको आवेश रखा हुआ मिलेगा तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये सममित बहुभुज वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उस पे एफ नेट आपको पूछे, तीन चीजें पूछेगा वहां पर, या तो एफ नेट वो 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी 0 होगा, या फिर उदासीन बिंदु का नाम दे सकता है। उदासीन बिंदु कौन सी जगह मिलेगा, तो वो केंद्र पर मिलेगा। इस केस में एफ नेट सेंटर पे 0 आएगा, ई नेट भी 0 आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 आएगी, वो पॉइंट उदासीन बिंदु होगा। मतलब उदासीन बिंदु जो होता है उस पर रखे आवेश के मान पर भी ये निर्भर नहीं करेगा। तो यहां पर एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि एफ नेट जहां पर 0 हो, या फिर ई नेट जहां पर 0 हो, या अगर इसी पॉइंट को उदासीन बिंदु बोल रहे हैं हम, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु, इस केस में अगर यहां पर कोई भी चार्ज हम पुट करें तो वो Q के मान पर, रखे जाने वाले आवेश Q के मान पर निर्भर नहीं करता, ऐसे रखे जाने वाले Q के मान पर निर्भर नहीं करता। जो नेट फॉर 0 ही आएगा और उस पर निर्भर भी नहीं करता, चाहे आप 1 कूलाम रखो, चाहे आप 100 कूलाम रखो, उस चीज पे वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रखे जाने वाले आवेश की वैल्यू जो है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, और हो गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, ये दे रखा है कि दो आवेशित गोले d दूरी से पृथक हैं, उनके मध्य लगने वाला बल F है। यदि इस पूरे निकाय को परावैद्युतांक 2 वाले माध्यम में रखने पर इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा। बाकी सारी कंडीशंस को अनचेंज्ड किया। तो मीडियम की बात कर रहे हैं, ये इसने जो डेटा दे दिया आपको वो एप्सिलॉन आर का दे दिया। परावैद्युतांक हम किसको बोल रहे थे, एप्सिलॉन आर को। मीडियम का फोर्स आपने पढ़ा है, F इक्वल टू एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा आता था उसमें। जो निर्वात में जो बल रहेगा F, पहले वाले को इसने F बोला है, पहले वाले को इसने F बोला है, तो F अपॉन एप्सिलॉन आर, इट मींस ये जो डेटा आ जाएगा आपके पास F डैश या F इन मीडियम जो पूछा है वो F अपॉन एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 दे रखी है तो F/2 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपको एप्सिलॉन आर की कोई अदर वैल्यू देता तो वही वैल्यू से आप डिवाइड करके यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो वो एप्सिलॉन आर का कोई अलग डेटा वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको जो क्वेश्चन पूछता है
उसमें एप्सिलन आर के कुछ डेटा होते हैं, उनके मान आपको नहीं देगा। जैसे धातुओं के लिए बोले तो धातुओं के लिए तो एप्सिलन आर की वैल्यू अनंत होती है, या निर्वात की बात करेगा, या किसी गैस की बात करेगा, या फिर पानी की बात करेगा। पानी वाला जो क्वेश्चन है वो भी अभी आपके सामने आएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, ये बीएससी नर्सिंग 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जैसे ये आ गया आपके सामने, जो क्वेश्चन है वो ये है कि धातु के लिए प्राविद्युत नियतांक का मान क्या होता है। तो प्राविद्युतांक की जब हम बात कर रहे थे, अभी मैंने बताया था कि एप्सिलन आर का जो कुछ डेटा है वो आपको याद भी कर लेना है। तो एप्सिलन आर और ये एप्सिलन होते क्या हैं, पहले तो आप इसके लिए तो देख लीजिएगा, आंसर इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। कुछ एक डेटा मैं अभी आपको याद करवा देता हूं, और एप्सिलन आर और इनके बारे में भी हम बेसिक सा जान लेते हैं। अभी आप लोग के पढ़ के आए थे कि के जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलन नॉट होता है। तो यहां से जो एप्सिलन नॉट होगा वो 1/4 पाई के हो जाएगा, 1/4 इंटू 3.14 और 9 इंटू 10⁹ आप करके इसका जो डेटा है एप्सिलन नॉट की वो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। वो जो वैल्यू मिल रही है उसकी जो यूनिट आ जाएगी, के की आपने लिखी थी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये डिवाइड में आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो डेटा आता है वो आएगा आपके पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर और अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया था, इसमें जो यूनिट प्लस की आ रही थी, जो भी पावर प्लस की आ रही थी वहां पर आपको माइनस कर देना है। उसकी आपको याद करो, बताई थी मैंने m1 L3 T-4 A-1। यहां पर आपको जो चेंज करना है वो ये चेंज करना है कि ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, और ये A-2 सॉरी -2 था तो ये प्लस से 2 हो जाएगा। देख लीजिएगा, उसकी जो यूनिट है के की, उसकी जस्ट इन्वर्ट करके आपको लिखना है, उसी की जस्ट ऑपोजिट इसकी यूनिट है वो हो जाएगी। ये तो बात हो गई निर्वात की विद्युतशीलता की। एप्सिलन नॉट को यहां पर बोला जाता है निर्वात की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इसके बारे में तो शीतलता है बेटा, ये शीतला नहीं है, कहीं शीतला समझ के कुछ अलग ही चक्करों में लग जाओ। ये देखो विद्युतशीलता, विद्युतशीलता जो आ रही है आपके पास वो दो तरीके की पढ़ रहे हैं, एक तो निर्वात के लिए और दूसरा हम लोग जो बात कर रहे हैं वो माध्यम के लिए कर रहे हैं। एक निर्वात के लिए हो गई, एक माध्यम के लिए हो गई। निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो सिर्फ निरपेक्ष होती है, एब्सोल्यूट किसी के साथ कंपेयर इसको नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की इसको हमने फिक्स मान लिया, इसका जो सिंबल होता है वो एप्सिलन नॉट होता है। एप्सिलन नॉट का यूनिट पीछे बता दिया आपको, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है विमीय सूत्र आपको पीछे बताया जा चुका है। तो यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला और वैल्यू तीनों चीजें आप पीछे से देख लेना। और माध्यम के लिए जो है दो टाइप की होती है, एक तो होती है निरपेक्ष और दूसरी होती है सापेक्ष। निरपेक्ष जो वैल्यू है उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं और सापेक्ष को रिलेटिव बोलते हैं। तो इसका जो सिंबल होगा उसमें आर आएगा, आर का मीन रिलेटिव है, यहाँ पर इसका ई एप्सिलन की तरह इसका सिंबल है वो हो जाएगा। अब सापेक्ष है तो बेटा एक फॉर्मूला अभी बताया था कि मैंने, एप्सिलन जो होता है वो एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर के इक्वल होता है। यहां से आपको एप्सिलन नॉट की यूनिट और डायमेंशंस का पता है, उसको अगर आप एप्सिलन जो इसकी निरपेक्ष होंगी, मतलब ये जो वैल्यू होंगी वो ही इसकी भी यूनिट और वैल्यूज हो जाएंगी।
निरपेक्ष वाले की यूनिट और इनकी वैल्यू जो है वो सेम होती है, तो यहां से एप्सिलॉन आर का जो फॉर्मूला बनेगा वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगा। कि अगर किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास उसमें रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको आपने एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोला है। ध्यान रखने वाली बात यहां पर ये है कि ये मात्रकहीन, कलर दिख तो रहा होगा बेटा आपको, मात्रकहीन और विमाहीन। आज वाले में थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है, काफी कम कर देंगे तो स्क्रीन आपको दिखेगी नहीं, काफी ज्यादा ब्लर हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट, मात्रकहीन और विमाहीन ये वैल्यू हो जाएगी। तो आपको इनकी यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला और वैल्यू देखनी है। निरपेक्ष वाले की कुछ वैल्यूज मैं माध्यम की बताता हूं और वहां से हम सापेक्ष भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ एप्सिलॉन आर के मात्रक हमने देख लिए। एप्सिलॉन इक्वल्स टू आया था आपके पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहां पर एप्सिलॉन आर के कुछ मान हम देख रहे हैं, एप्सिलॉन आर के मान। अगर इनके एप्सिलॉन आर के मान की बात करें तो सबसे पहली चीज तो बेटा ये जो विद्युतशीलता होती है ये सबसे जो कम होती है वो निर्वात की होती है। एप्सिलॉन आर वैसे डिफाइन नहीं होता निर्वात के लिए। अगर ये निर्वात के केस में देखते हैं तो 1 आती है। और दूसरी चीज एप्सिलॉन आर की अगर न्यूनतम वैल्यू भी पूछे तो भी 1 आती है। अगर बोले कि एप्सिलॉन आर हमेशा बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है 1 के, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही होता है। तो 3 चीजें तो आपको ये याद रखनी है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम से कम जो वैल्यू होगी वो निर्वात में होगी। या फिर हम गैसों की बात करें, कुछ एक गैस जैसे एप्सिलॉन आर 4, कोई भी गैस आपको दे रखी है एज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, H2 दे दिया, N2 दे दिया, O2 दे दिया, ऐसी गैसों के लिए भी देखेंगे तो लगभग बराबर 1 होती है। 1 से हल्की सी ज्यादा है वो होगी। जितना आवेश जो है वो निर्वात में से गमन कर सकता है उतना ही ऐसी कुछ गैसों में से भी गमन कर सकता है। तो ये एप्सिलॉन आर के डेटा है वो कुछ हो जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट बेटा 2 डेटा आपको और याद रखने हैं और वो डेटा आपको एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है वो पर्टिकुलरली एक तो आपको याद रखना है धातुओं के लिए। और धातुओं की बात करेंगे तो धातुओं के लिए अभी मैंने एक क्वेश्चन में भी बताया था कि ये अनंत होता है। और दूसरा आपको पता है कि धातुएं जो होती हैं वो चालक होती हैं। तो किसी भी चालक पदार्थ का भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है कि चालकों के लिए और धातुओं के लिए जो एप्सिलॉन आर है उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। आसुत जल या पानी की हम लोग जब बात करेंगे, बारिश के पानी की बात कर लो, तो पानी जो होगा इसके लिए जो डेटा आएगा बेटा वो आएगा 81। और एप्सिलॉन आर की हम यहां पर इनकी कोई यूनिट नहीं लिख रहे क्योंकि ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। रिलेटिव वाले की ध्यान रखना बेटा, जो भी रिलेटिव का मतलब होता है ये लिखा हुआ आर, आर का मतलब रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों जो पावर और यूनिट जो थी इनकी वो आपस में कैंसिल हो गई, तो रिलेटिव वाली विमाहीन और मात्रकहीन क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट कई क्वेश्चन आपको जो टॉपिक पढ़ा हुआ है इससे अभी आपको देखने को मिलेंगे, तो देख लिए 1 by 1 उनका भी डिस्कशन हम कर लेते हैं। पीछे का हो गया था क्वेश्चन। धातु के लिए परावैद्युतांक नियतांक का मान मैंने बता दिया, अभी इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसको इनफाइनाइट बोल दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो पूछा है कि निर्वात की पारगम्यता की इकाई क्या होगी। निर्वात की पारगम्यता को बोलना चाह रहा है बेटा ये एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नोट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नोट की जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जस्ट ऑपोजिट वाली होती है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर चला जाएगा वो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर चला जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीछे मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ टॉपिक के साथ में, तो वहां से इसको और समझना चाहो तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, यदि पानी का पराविद्युतांक नियतांक 81 हो तो पानी के लिए पारगम्यता का मान ज्ञात करो। देखो बेटा, इसने जो डेटा दिया है वो एप्सिलॉन आर का डेटा दे दिया 81, और जो पूछा है वो पूछा है एप्सिलॉन। तो हम जानते हैं, बचपन में हमने पढ़ा था, और वो ये पढ़ा था कि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू एक तो 81 है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं है, एप्सिलॉन आर ये है, एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं है, एप्सिलॉन नोट की यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से जब आप इसको चेक करेंगे तो एप्सिलॉन का जो डेटा आएगा, आपको 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 81 को 8.85 से, और 10⁻12 है। तो इस वाली वैल्यू को जब आप चेक करते हैं तो इसका आंसर जहां तक मैंने चेक किया है 7.16 इंटू 10⁻10 MKS यूनिट आ जाएगा। देखो, इसने जो क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करी है बेटा, वो यहाँ पर जनरली जो आप क्वेश्चन देखते हो, कई बार बच्चों को मैं बताता भी रहता हूँ कि अगर आपको फिजिक्स का कोई क्वेश्चन करना हो, कहीं पर पर्टिकुलर कोई दिक्कत आ रही हो, क्वेश्चन में कुछ डेटा देता है, उनके आगे उनकी यूनिट लिखी होती है, और जो पूछा जाता है उसका जो सॉल्यूशन होता है उनमें ऑप्शन में भी वहां पर आपको यूनिट देखने को मिलती है। तो कई बार हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, फॉर्मूला अगर याद नहीं भी आता है, उस केस में हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन में डेटा दे रखे हैं उनमें किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको डिवाइड करना है, तो वहां पर काफी इजी वे में भी हमें जो है वो पता यहाँ पर इसका लग सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने सिर्फ ये लिखा है MKS यूनिट। तो यहाँ पर MKS यूनिट लिखने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये MKS सिस्टम की बात कर रहा है, जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड्स में यूज करना है। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलिए बेटे, लास्ट ये जो क्वेश्चन है ये BPT 2021 प्रेजेंट वाले एग्जाम में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए। नेक्स्ट जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है कि दो कण A व B जिनके आवेश क्रमशः है, तो वैल्यू दे रखी है, यदि P को A के दाईं ओर रखा है, परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तीसरे आवेशित कण को कहां पर रखा जाए कि इनके मध्य लगने वाला बल, नेट फोर्स जो आए इनका, रुक जाए यार, कहां जाएगा, पूछा गया है कि तीसरे आवेश को कहां पर रखें। तो इसके लिए बेटा थोड़ा सा एक बार आप आवेशों की साम्यावस्था का कंसेप्ट समझ लो, उदासीन बिंदु हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आवेशों की निकाय की साम्यावस्था की बात कर रहा है, तो जो आप थोड़ा सा फोर्स लगेगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरे पॉजिटिव को यहाँ पर रखा हुआ है, अगर इनके बीच में हम किसी आवेश को रखें, मान लो किसी तीसरे अदर चार्ज को मैंने यहाँ पर इस A से तो B बोल दिया, A से कुछ दूरी पे रख दिया जाए, ये Q1 है, ये Q2 है, तो यहां से मान लो इसको X दूरी पे रख दिया, दोनों के बीच की दूरी हमारे पास कैपिटल R हो, तो ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी हमारे पास वो R-X बचेगी। यहां तक कोई डाउट नहीं है बेटा? अब देखो, समझो इस चीज को, साम्यावस्था या उदासीन बिंदु उस बिंदु को बोला जाता है कि जहां पर रखे आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होना चाहिए, या फिर उस बिंदु पर रखे आवेश पर कोई भी बल नहीं लगना चाहिए। पीछे भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। और यहां पर रखे आवेश के मान पर निर्भर
नहीं करता। ये जो बिंदु है वो कहां पर मिलेगा, वो रखे हुए आवेश बिंदु पर रखे आवेश के मान पर निर्भर, बिंदु पर रखे आवेश के मान पर निर्भर नहीं करता। तीसरे जो आवेश हैं उसके मान पर निर्भर नहीं करता, वो चीज भी अभी चेक करेंगे। तो ये देखो आप जल्दी से कि एफ नेट और ए नेट और ये वाली चीजें सारी 0 हो जानी चाहिए। तो यहां पर इसको देखो क्या करेंगे हम, एफ नेट हमें 0 करना है। सोचो थोड़ा सा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस आने वाले पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, और ये कब जो है वो रिपेल नहीं करेगा कि जितना ये धक्का मारे उतना ही ये धक्का मारे, कि 1 की वजह से 2 पे लगने वाला, थर्ड पे लगने वाला, और थर्ड की वजह से सेकंड पे लगने वाला दिशा में विपरीत है ये आपके सामने। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं, दोनों फोर्स ए और सी के बीच में, बिटवीन ए एंड सी और सी एंड बी, तो इन दोनों के बीच में, सी और बी के बीच में लगने वाला फोर्स, ए और सी के बीच में लगने वाला फोर्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो यहां पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा सिस्टम का, 0। तो आपको जो कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करना है वो ये वाला करना है। फोर्स की वैल्यू लिखेंगे तो आप बेटा के Q1, मान लो हमने बीच में Q नोट को रखा है, डिस्टेंस इसकी x आपने बोली है तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इक्वल करना है के Q2 Q नोट अपॉन r, कैपिटल R दे रखी है तो r माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब आप चेक करेंगे तो जो लास्ट एंड फाइनल आपके पास फॉर्मूला निकल के आएगा वो मैं बता देता हूं यहाँ पर डायरेक्ट। इसका रूट करो, कैसे करते हैं, इसका रूट करना है आपको पूरे फॉर्मूले का। जैसे ही आपके पास रूट करोगे के और क्यू नोट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा Q1 रूट में अपॉन x इक्वल होगा रूट Q2 अपॉन r माइनस एक्स। इनको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और Q1 की जो टर्म है उसको आपको एक साइड ले जाना है। तो जो फॉर्मूला आपके पास फाइनली बनने वाला है वो ये बनेगा कि Q1 जिससे आपको दूरी ज्ञात करनी है उसका रूट करके आपको ऊपर लिखना है और दोनों को अलग अलग रूट करके ऐड करके उसमें से आपको डिवाइड कर देना है, और आपको इससे जो टोटल आपको डिस्टेंस दे रखी है उससे आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना। कि ये रूट ऑफ Q1 तो वो डिस्टेंस है जो चार्ज से आपको, जिससे आपको ज्ञात करनी है, और जो रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 दोनों अलग अलग चार्ज हैं। अगर इस रूट Q1 को हम वापस से डिवाइड में लिख लेते हैं, एक नया फॉर्मूला आपको, कई बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऊपर उस चार्ज को रखेंगे जिससे दूरी ज्ञात करनी है। अगर आपको Q2 से ज्ञात करनी होती तो यहाँ पर रूट Q2 रखते हैं, जिससे दूरी आपको ज्ञात करनी है, उस वाले आवेश की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। तो यहाँ पर आप इस रूट ऑफ Q1 को डिवाइड कर देंगे तो ये तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पर रूट ऑफ Q1 में रूट ऑफ Q1 डिवाइड होगा तो वो भी 1 आ जाएगा, प्लस रूट ऑफ Q2 अपॉन रूट ऑफ Q1 इंटू R। जो टोटल डिस्टेंस है वो R हो जाएगी। तो कई बार ये रूट ऑफ Q1 में एक साथ भी इनका रूट लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको कई बार डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख लेना है कि आपको दोनों आवेश के बीच की दूरी वगैरह कैलकुलेट करवाता हो। एग्जाम्पल देखो इसका, कि जैसे आपको पूछा एक 4 कूलम और 9 कूलम के आवेश, 4 कूलम एंड 9 कूलम, two charges are placed at 10 meter, then find the equilibrium point from charge 4 कूलम। तो आपको करना क्या है, इसको x मान लो और किससे पूछा है आपको, उसका रूट करके लिखना है। तो रूट ऑफ 4 जो 2 हो जाएगा, यहाँ पर रूट ऑफ 4 करेंगे और रूट ऑफ 9 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, और टोटल डिस्टेंस आपको 10 मीटर दे रखी है। मीन्स जो आंसर आएगा 20/5, 10 को 2 से गुणा कर लिया और 5 से
भाग दे दिया तो ये 4 मीटर पे आपको उदासीन बिंदु यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को भी बेटा आपको सोल्व करना है। इस बिंदु को उदासीन बिंदु बोला जाता है। एक आपको 8 और -2 दे रखा है, दोनों डेटा आपको पुट करने हैं और इसको चेक करना है। ये बीएससी नर्सिंग 19 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग चेक। नेक्स्ट फॉर्मूले में डेटा पुट करना है बेटा और कुछ नहीं करना है। ये देखो ये क्वेश्चन भी देखने लायक था, RUHS BPT 2014। यदि किसी सतह का सतही आवेश घनत्व सिग्मा हो, सतही आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है तथा सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, सतह के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। फिर बोला है कि अगर सतही आवेश घनत्व सिग्मा को नियत रखा जाए और गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो सतह की जो नई तीव्रता आएगी वो क्या होगी। तो देखिए बेटा सतह के केस में अगर हम लोग बात करें, देखो सतह के केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो सतह के लिए जो तीव्रता आती है उसका फॉर्मूला आएगा, अभी गाउस के अनुप्रयोग में मैं बताऊंगा आपको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्वेश्चन में इसने बोला है कि सिग्मा को आपको नियत रखना है। चलो सिग्मा को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसको कांस्टेंट कर देंगे। तो E जो है वो फाइनली किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो तीव्रता है वो चेंज नहीं होगी और वो अपरिवर्तित ही यहाँ पर रहेगी। तो ये गाउस के अनुप्रयोग से है वैसे क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट में आपको गाउस का कंप्लीट एप्लीकेशन में बताता हूँ। यहीं पर जो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं वो हम एक साथ रिवाइज कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका आपको मात्रक पूछा जाता है। जनरली 2 या 3 क्वेश्चन आपको इसके मात्रक से मिल जाएंगे। तीव्रता होती है बेटा कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम चेक करते हैं तो जो तीव्रता आती है E वेक्टर एक सदिश राशि होती है और ये उस बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल के, ये काल्पनिक आवेश हमने कोई एकांक फ्रिक्शन धनावेश लिया है, इसके लिए टोटल वहां पर जितना इस पे फोर्स लगता है उसी को उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कहा जाता है। तो E इक्वल टू होता है अपने पास F/Q। पढ़ के आए हो सब लोग, 12th में भी पढ़ा होगा, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो वहां पर भी पढ़ा होगा। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन को हम M1 L1 T-2 लिखते हैं और कूलम को A1 T1 लिखते हैं। तो यहां से इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया आपके पास वो बन गया M1 L1 T-3 A-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। साथ में आप लोग अगर बीएससी नर्सिंग के अलावा इन तीनों कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे ही जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है, सिमिलर फॉर्मूले आपको बेटा देखने को मिल जाएंगे ग्रेविटी वाले चैप्टर में। ग्रेविटेशन एक चैप्टर दे रखा है आपके, वहां पर भी ये सिमिलर फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। और यही फॉर्मूले जो हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बजाय चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वहां पर भी काफी ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। जब हम लोग विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है और M1 L1 T-3 A-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। जनरली यही पूछा जाता है। F का जो फॉर्मूला अगर पुट करें इसमें तो वो होता है कि Q1 Q0 अपॉन R² डिवाइड बाई Q0 से जब डिवाइड किया इसको तो देखो यहाँ पर Q0 से Q0 तो कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आपके पास E इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R² होता है। E जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया, तीव्रता की बात हमने कर ली। अब देखो ये जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली ये जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होगी।
तो अभी आप लोग पढ़ के आए हैं न्यूटन अपॉन कूलम इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ की न्यूटन होती है, चार्ज की कूलम होती है, तो ये इसकी यूनिट है वो हो जाएगी। नेक्स्ट, वीडियो काफी लंबी जा रही है बेटा, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, बाकी टॉपिक किसी को भी स्किप नहीं करना है, सारे टॉपिक आपको देखने हैं। और क्वेश्चंस अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चन से बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर वहां पर जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डेटा चेंज करके ये जो क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है आपके लिए वो दिया है 2021 पैरामेडिकल का पूछा हुआ। इसमें बोला है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय चालक जिसके आवेश Q और त्रिज्या R है के केंद्र से R कम है त्रिज्या से, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो जब गोले के लिए हम देखेंगे तो वहां पर अंदर की साइड में कोई भी आवेश नहीं होगा, क्योंकि गोले को या गोलीय कोश को जो भी आवेश देंगे वो हमेशा एक समान रूप से सतह पर वितरित होगा। तो इनके लिए 4 पॉइंट पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जनरली निकालते हैं, सेंटर पे, इनसाइड, सरफेस पे और आउटसाइड। तो यहाँ का पूछा है कि ये अगर कैपिटल R हो, ये वाला पॉइंट स्मॉल हो, R लेस देन R हो, उस केस में अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो गोलीय कोश के अंदर आवेश नहीं है, गोलीय कोश के अंदर आवेश 0 है, इसलिए वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। ये चीज आपको देख लेनी है। ई इनसाइड की बात करें या इसी क्वेश्चन को आपको पूछ लेता केंद्र के लिए, यहाँ पर R बराबर 0 लिख के पूछता तो वो पॉइंट लैंग्वेज में इसको केंद्र बोलता, और केंद्र के लिए भी यही ऑप्शन है वो करेक्ट होता। तो गोलीय कोश के अंदर बात करें या फिर सेंटर पे बात करें, दोनों ही जगह ये रिजल्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें गोले से बाहर और सतह पर, तो गोले को दिया गया आवेश जो था, अगर ये चालक गोला है तो सतह पर वितरित होगा। और इस केस में आपको पूछा है कि अगर यहां पर बाहर के लिए पूछता, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये होगा उस केस में कि जब R आपको ग्रेटर देन R दे, उस केस में जो उधर वाले रूम में लगा लो क्लास, टाइम लगेगा अभी मुझे अप्रोक्स, अभी 11 क्वेश्चन हुए हैं, 10-12 क्वेश्चन और करवाने हैं, तो आधा घंटा कम से कम लगेगा। क्लास है कोई, उधर वाले में रख लो। तो ये जो है वो आता है आपके पास KQ/R², और सतह के लिए बात करते हैं तो वो आ जाएगा KQ/R²। गाउस के अनुप्रयोग में एक बार दोबारा से अभी मैं रिपीट कर देता हूं, अगर R ग्रेटर देन R देता है तो ये वाला रिजल्ट सही हो जाएगा, KQ/R², बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर इसको काट के ऐसे लिख दे तो ये वाला कर लेंगे। नेक्स्ट, थोड़ा सा जल्दी कर लो। एक समान आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होगा, बताओ जल्दी से, बताना पड़ेगा, ये कर लोगे। अंदर पूछ लिया, फिर से वही आंसर आ गया, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बीपीटी 2014 का, और यही क्वेश्चन जो आपको दिया है पैरामेडिकल 2021 जो 2 जनवरी 2022 को पेपर है वो हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। एक समान आवेशित हो गया, देख लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गाउस के नियम से, और बोला है एक क्यू आवेश R त्रिज्या की एक गोलीय गाउसीय सतह द्वारा परिबद्ध है, और अगर यदि सतह की त्रिज्या को 2 गुना कर दें, सतह की त्रिज्या को अगर 2 गुना कर देंगे तो निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखो बेटा, समझने वाली चीजें काफी हैं यहाँ पर वैसे, कि जो गाउसियन सतह होती है, चलो गाउस का नियम देख लो पहले, अभी हो जाएगा। टॉपिक है आपका विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट, या EA कोस थीटा। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल पे भी ये डिपेंड करता है।
तो ये तो होती है फ्लक्स की परिभाषा। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट देखो, ई जो होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है, अभी पढ़ गया है। एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो m1 L1 T-2 L2 अपॉन A1 T1। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया आपके पास वो बन गया m1 L1 T-2 L2, और ये A1 T1 ऊपर चले जाएंगे तो T माइनस का 3 बन जाएगा, A माइनस का 1 बन जाएगा, m1 L3 T-3 A-1। ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा दोनों चीजें हो जाएंगी, क्योंकि जो बेटा एक तो इस चैप्टर से और एक आपका जो प्रेरकत्व का है एसी वाला चैप्टर है, वहां से आपको यूनिट और डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली फर्स्ट टू 8 जो चैप्टर हैं आपके 7 चैप्टर हैं सॉरी, वहां से आपको यूनिट व डायमेंशन का एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा। तो जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज आ रही है उन सबको हम देखते हुए चलेंगे। तो दूसरा आपको पूछा है गाउस का नियम। गाउस का नियम ये कहता है कि बेटा कोई भी सतह से निर्गत फ्लक्स, एक तो उस सतह द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, मान लो इस सतह ने किसी आवेश को परिबद्ध कर रखा है, इस वाली सतह ने, तथा फ्लक्स जो होगा वो टोटल चार्ज सराउंडेड बाय सरफेस और 1/ε0 के या निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस सतह ने जितने चार्ज को घेर रखा है, इस सतह के अंदर जो भी चार्ज होगा और इंटू 1/ε0 होगा, तो यहां से फ्लक्स जो आएगा आपके पास Q/ε0 बन जाएगा फॉर्मूला। फ्लक्स इक्वल्स टू Q/ε0 कि अगर Q चार्ज सरफेस से घिरा हुआ हो। क्वेश्चन काफी ज्यादा इस पे बनते हैं और सिर्फ Q पे डिपेंड कर रहा है। सतह अगर यहां पर भी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सतह अगर आपके पास दूसरी किसी आकृति की होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि गाउस के नियम के अनुसार निर्गत विद्युत फ्लक्स परिबद्ध सतह या गाउसियन सतह के आकार आकृति पे निर्भर नहीं करता, के आकार आकृति पर, आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। कर लो, नोट कर लो इसे, निर्भर नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, अगर आपको एक गोले के अंदर दे रखा है Q आवेश, तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा Q/ε0। अगर आपको एक वर्ग के अंदर Q आवेश रखा हुआ है, इसकी सतहों से निर्गत फ्लक्स भी क्या होगा Q/ε0 सिमिलर होगा। सतह आपको किसी दूसरी आकृति की देता है, उसके अंदर भी Q आवेश हो, अगर आपको इस सतह का आकार बढ़ा के दे देता है तो भी इससे आउटगोइंग फ्लक्स Q/ε0 ही होता है। तो सतह के आकार आकृति पे निर्भर नहीं करेगा। एक या दो क्वेश्चन इसके पूछे भी जा चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती यहाँ पर नहीं करनी है आपको। तो अनुप्रयोग अभी देख लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये Q आवेश R त्रिज्या की एक गोलीय गाउसियन सतह द्वारा परिबद्ध है। सतह की त्रिज्या को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो भाई क्या फर्क पड़ेगा, निर्गत विद्युत फ्लक्स रिमेन द सेम, उतना ही रहेगा, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। ये BSc नर्सिंग 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी गाउस के अनुप्रयोग और देख लेते हैं कि गाउस का जो नियम है उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो देखो अनुप्रयोग जो पढ़ रहे हैं, 3-4 अनुप्रयोग हमें पढ़ने हैं। इसका अनुप्रयोग जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, अब वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहां कहां पर ज्ञात करेंगे, वो पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो पॉइंट है आपका वो हम ज्ञात कर रहे हैं एक अनंत लंबाई के तार के कारण। एक तो हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पढ़ेंगे, अनंत लंबाई के या अपरिमित लंबाई का तार आपको देता है, उस अपरिमित लंबाई के तार के कारण आपको पूछा जाता है के कारण।
दूसरा आपको पूछता है किसी सतह के कारण, ये अनंत के साथ में हम अर्ध अनंत और सीमित लंबाई का भी पढ़ेंगे। अनंत, अर्ध अनंत और सीमित लंबाई, सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा। हो सकता है कहीं पर भी कोई क्वेश्चन पुट अप हो जाए तो एक छोटी सी आपकी गलती की वजह से गलत हो सकता है, सतह के लिए भी हमें पढ़ना है। तीसरा आपको सतह के लिए जो है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतही आवेश वितरण के कारण होगा। और तीसरा हम पढ़ेंगे गोलीय आवेश वितरण के कारण, गोलीय आवेश वितरण, जिसमें आपको ठोस गोले के लिए, ठोस व गोलीय कोष के लिए पूछता है जनरली, तो वो सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठोस गोले के लिए पूछता है या फिर गोलीय कोष के लिए पूछता है, चाहे वो चालक हो या अचालक हो, दोनों ही केस में अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। तो जल्दी से आप पहले तो आवेश वितरण देख लो। टॉपिक आता है आपका आवेश वितरण। आवेश को हम दो टाइप से वितरित कर सकते हैं, या तो किसी सतह पर या लंबाई में या फिर वॉल्यूम में, और हम सतत और असतत रूप से वितरित कर सकते हैं। उसको सतत कर सकते हैं और असतत कर सकते हैं। असतत वाला आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सतत को पढ़ेंगे। सतत को हम तीन प्रकार से पढ़ लेते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है सतही आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतनिक आवेश वितरण। सतही आवेश वितरण की इनके घनत्व की बात करेंगे, एक रेखीय आवेश घनत्व आ जाएगा, सतही आवेश घनत्व आएगा फिर, और एक आयतनिक आवेश घनत्व आएगा। तो जो घनत्व होगा उनके सिंबल में लिख देता हूं। रेखीय आवेश घनत्व का सिंबल होता है लैम्डा, इसका जो सिंबल होगा वो होगा लैम्डा, इसका जो सिंबल होगा वो होगा सिग्मा, और इसका जो होगा वो होगा रो। तीनों के सिंबल देख लिया आपने, लैम्डा, सिग्मा और रो। पहला जो क्वेश्चन यही पूछता है कि बेटा आपको जैसे रेखीय आवेश वितरण क्या होता है या घनत्व क्या होता है, इसकी हम बात करें तो आपने जो चार्ज का जो वितरण किया है वो लंबाई में किया है, रेखा में किया है, एक रेखीय फॉर्म में किया है, तो जो लैम्डा होगा ये आपने क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है एल लेंथ के लिए, तो लैम्डा हो जाएगा आपका क्यू बाई एल। सिग्मा जो है वो सतह के लिए है, तो वहां पर क्यू आवेश को ए एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो क्यू बाई ए हो जाएगा, और रो जो है वो क्यू बाई पी हो जाएगा। तो देखो इसमें इनकी यूनिट्स वगैरह की बात करें तो इसका कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर और कूलाम पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो A1 T1 और L-1, मीटर ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा L-1, और इनका होता है A1 T1, उसके साथ L-2 आ जाएगा, और ये L-3 A1 T1 आ जाएगा। तो ये तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले हो गए। ये वितरण की बात हो गई। अब वितरण में देखो तीन चीजें पढ़ ली आपने, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, कहां पर काम आता है, रेखीय आवेश घनत्व है ये, रेखीय आवेश घनत्व है कि आपको अगर कोई वायर अगर दे रखा हो, एक लंबाई में कुछ वितरण करना हो कि एक एल लंबाई का तार है या अनंत लंबाई का तार है या फिर अर्ध अनंत लंबाई का तार है, ऐसे जो है वो दो तीन एग्जांपल आपको बना के दे सकता है। तो आपको जो दे रखा है सिलेबस में वो दे रखा है अनंत लंबाई का। अभी हम एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं कि रेखीय आवेश वितरण के कारण जनरल फॉर्मूला देख लो, कभी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखो रेखीय आवेश वितरण के लिए, रेखीय आवेश वितरण के लिए ई ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप ज्ञात कर रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे एक लंबाई का तार दे रखा है, इसको आपने क्यू चार्ज दिया है, ये एल लंबाई का है, क्यू चार्ज और एल लंबाई है,
और इसका जो आवेश वितरण हो जाएगा वो लैम्डा हो जाएगा, जिसको हम Q/L से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कूलम पर मीटर से। अब इसको जैसे ही बेटा आपने चार्ज दिया और पूछ लिया कि इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो देखो यहां पर पर्टिकुलरली हम लोग बात करें